दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल। आज हम इस एपिसोड में बात करते हैं राजस्थान की राजनीति के ताज़ा परिप्रेक्ष्य और परिदृश्य में, यानी राजस्थान की राजनीति का ताज़ा सिनेरियो क्या है, यह आपको हम इस एपिसोड में बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपका सहयोग हमारी हौसला अफजाई करेगा। तो राजनीतिक परिदृश्य में हम बात करते हैं। दोस्तों, राजनीतिक परिदृश्य या सिनेरियो की बात करें तो वर्तमान में केवल दो मुद्दे ही सामने साफ दिखाई देते हैं। पहला, हिंदुत्व और तुष्टीकरण की नीति। दूसरा, भ्रष्टाचार और ईमानदारी यानी स्वच्छ प्रशासन के बीच। तो हम बात कर लेते हैं पहले हिंदुत्व और तुष्टीकरण की नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को राजस्थान की एक दिवसीय यात्रा पर आए। नाथ द्वारा और आबू रोड की सभा में उन्होंने कांग्रेस की सरकार के जमकर मजे दिए। अगर हम मोदी के भाषणों को गहराई से देखें तो मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को पूरी तरह विफल बताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि यदि 9 साल पहले रेलों का जाल बिछा दिया जाता, रेल विद्युतीकरण का जाल बिछा दिया जाता, सड़कों और पुलों का जाल बिछा दिया जाता तो हजारों करोड़ रुपए अब खर्च करने की नौबत नहीं आती। यानी मोदी ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस ने जितने साल तक इस देश में शासन किया उसने तब तक कुछ भी नहीं किया। तो ये तो हुई मोदी की विकास से तुलनात्मक बात। हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी, लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में
अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में इसी सोच की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी, लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में इसी सोच की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। नकारात्मकता से भरे हुए लोगों में ना दूरदृष्टि होती है और ना ही वो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच पाते हैं। आप सोचिए, अगर नाथ द्वारा की जीवन रेखा कहे जाने वाले नंद समंद बांध या टांटोल बांध नहीं बने होते तो क्या होता। और हम तो राजस्थान और गुजरात के लोगों के जुबान पे लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है। हम लाखा बंजारा की चर्चा करते हैं। पानी के लिए लाखा बंजारा ने अपना जीवन खपा दिया था। हालत यह है कि अगर पानी के लिए इतना काम करने वाले और जिनकी चारों पर वावड़ी किसने बनाई तो बोले लाखा बंजारा, वहां तालाब किसने बनाया तो बोले लाखा बंजारा। ये गुजरात में भी बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है। मतलब हर एक को लगता है कि पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था। लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा। आबू रोड की सभा में मोदी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की नीति पर चलती है। कांग्रेस के कुत्सित इरादे होते हैं। कुत्सित इरादों से तात्पर्य उनका तुष्टीकरण से ही है। तो साफ साफ ये कहा जा सकता है कि अगला राजस्थान में होने वाला अगला विधानसभा चुनाव में पहला मुद्दा हिंदुत्व और तुष्टीकरण की नीति का होगा। मोदी ने जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों के बरी हो जाने का मामला भी अपने भाषण में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पैर भी ढंग से नहीं कराई, सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखा।
जिसके कारण जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपी छूट गए। उन्होंने राजस्थान में हुई अन्य हिंसात्मक घटनाओं का भी जिक्र किया। यानी मोदी ने अपने भाषण में साफ संकेत दे दिया कि प्रदेश कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की नीति पर चलती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भाजपा सरकार बहुसंख्यकों के हितों के साथ है। हालांकि मोदी ने अपने भाषण में कहा कि वे किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब हिंसा की बात आती है तो कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर ही चलती है। आप खुद आबू रोड में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए इस भाषण के अंश को सुन लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मोदी ने अपने भाषण में किस तरीके से राजस्थान की कांग्रेस सरकार की धुलाई की है। इसलिए ही आज कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जिस राजस्थान में गंभीर अपराध सुनने में कम ही आते थे, वहां अब अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और अपने वोट बैंक की गुलामी कर रही कांग्रेस कुछ लोगों के तुष्टीकरण करने के लिए कार्रवाई करने से भी डर रही है। वही किया जिसके लिए कांग्रेस कुख्यात रही है, उसका इतिहास कुछ कुख्यात रहा है, उसके कारनामे कुख्यात रहे हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए हमेशा आतंकियों पर नरम रुख अपनाया है। कांग्रेस आतंकी विचारधारा के साथ खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी सोच की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर बम धमाके के केस में कमजोर पैरवी की। इसके कारण धमाकों के आरोपी छूट गए। कांग्रेस अब लीपापोती की चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। अब बात करते हैं विकास की। तो विकास के मामलों में भी मोदी ने नाथद्वारा की सभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में उनकी सरकार को धोने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो आप वीडियो अब देखेंगे उससे साफ जाहिर हो जाता है कि जब मोदी कांग्रेस सरकार की धुलाई कर रहे थे, तब मंच पर बैठे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा उतरा हुआ सा था। लेकिन क्या करें, अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना अच्छा मित्र बताते हैं, दूसरी तरफ मोदी उनकी सरकार की ऐसी तैसी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। मोदी ने अपने भाषण में
राजस्थान की राजनीति में चल रही उठापटक का भी बखूबी जिक्र किया, यानी उनका इशारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चल रही राजनीतिक जंग को लेकर था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कुर्सी की लड़ाई या यूं कहें राजनीतिक जंग इस कदर हावी हो चुकी है कि राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति का बेड़ा गर्क हो रहा है। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी, लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में इसी सोच की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। नकारात्मकता से भरे हुए लोगों में ना दूरदृष्टि होती है और ना ही वो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच पाते हैं। आप सोचिए, अगर नाथ द्वारा की जीवन रेखा कहे जाने वाले नंद समंद बांध या टांटोल बांध नहीं बने होते तो क्या होता। और हम तो राजस्थान और गुजरात के लोगों के जुबां पे लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है। हम लाखा बंजारा की चर्चा करते हैं। पानी के लिए लाखा बंजारा ने अपना जीवन खपा दिया था। हालत यह है कि अगर पानी के लिए इतना काम करने वाले और जिनकी चारों पर बावड़ी किसने बनाई तो बोले लाखा बंजारा, वहां तालाब किसने बनाया तो बोले लाखा बंजारा। ये गुजरात में भी बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है। मतलब हर एक को लगता है भाई पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था। लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाव में धन्यवाद मैम। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे महामहिम राज्यपाल परम श्रद्धेय कलराज मिश्र जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, हमारे पीढ़ी मंत्री भजनलाल यादव जी, सांसद भाई चंद्र प्रकाश जोशी जी, आपकी लोकप्रिय यहाँ की। तो अब बात करते हैं भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच की। मानेसर की बाड़ेबंदी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों धौलपुर की सभा में सार्वजनिक रूप से यह कहा कि जिन जिन कांग्रेस विधायकों ने भाजपा से 10-10 करोड़ रुपए लिए हैं वो उन्हें लौटा दें।
यदि 10 करोड़ में से 1 या 2 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च भी कर दिए होंगे तो वे इसकी भरपाई AICC से यानी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी से करा देंगे। यह बात आप मुख्यमंत्री के धौलपुर भाषण के वीडियो में भी सुन सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री यानी सूबे के मुखिया ही कांग्रेस पार्टियों की खरीद फरोख्त की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हैं तो वे इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री ने उन्हें करोड़ 2 करोड़ की भरपाई कराने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर कहीं ये तो स्वीकारोक्ति नहीं की है कि वाकई में इस प्रदेश में भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। विधायक खरीद फरोख्त करते हैं यानी खरीदते और तो बिकते हैं। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री का भाषण कह रहा है। प्रधान ये आपका गरीब शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया, पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। मैंने यहां तक कह दिया हमारे MLA को, जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया है, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखेगा, वो गृह मंत्री भी है, वो धमकाएगा डराएगा। जैसे वो गुजरात में धमकाता डराता है, महाराष्ट्र में धमका के शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, 25 MLA को ले गया। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने MLA को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। तुमने खर्च कर दिया, करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके, उनका पैसा वापस दो। आप लोग ये दबाव नहीं रहे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। मेरी ड्यूटी बनती है, तुमने गलती कर दी और मुझे आपने मुख्यमंत्री बनाया है, राहुल गांधी ने बनाओ, सोनिया गांधी ने बनाओ, 3 बार बना दिया, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं पुरानी बातें भूल के सबको साथ लेके चलूं। काम में मैंने कोई कमी नहीं रखी किसी के भी। अब बात करते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच राजनीतिक जंग कोई पुरानी नहीं है, पिछले 4.5 साल से लगातार चल रही है। बीच बीच में कुछ समय शांति होती है लेकिन फिर उबाल आने लग जाता है। ऐसा ही एक ताजा उबाल अभी आया हुआ है। 2 दिन पहले जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पायलट ने यह घोषणा की कि वे भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ 11 मई से अजमेर से जयपुर तक की जन संघर्ष पद यात्रा निकालेंगे। और उन्होंने आज 11 मई से ये पद यात्रा शुरू कर दी। पायलट जयपुर से अजमेर तक काठगोदाम जैसलमेर ट्रेन यानी रानीखेत एक्सप्रेस से अजमेर आए, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक कांग्रेसियों ने शानदार स्वागत किया। इसके बाद पायलट जयपुर रोड होते हुए अशोक उद्यान पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यानी पायलट का यह कहना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के खिलाफ आरोप लगाए थे
और उन्होंने उन आरोपी की जांच कराने की मांग की थी, लेकिन प्रदेश की सरकार ने उन मामलों में आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया, न जांच कर रही है। अब पहला सवाल तो यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले जोधपुर से भाजपा सांसद व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ संजीवनी घोटाले में लठ लेकर पीछे पड़े, तो उन्होंने पायलट द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर श्रीमती राजे के खिलाफ जांच के आदेश को ले दिए। ये तो हुआ दोस्तों पहला मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा पेपर लीक का। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट का पेपर लीक होने के मामले में एसओजी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया। यानी जारोली की बर्खास्त की इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं रीट पेपर लीक मामले में जारोली की संलिप्तता है। जब शुरुआती दौर में एसओजी ने जारोली से पूछताछ की थी तो जारोली ने कहा था कि इसके राज बहुत गहरे हैं, लेकिन जारोली मुंह नहीं खोल पाए और ना ही जारोली को एसओजी ने गिरफ्तार किया। यात्रा हमने आज किया है। अजमेर से हम लगातार पैदल चलेंगे और जयपुर तक हमारी यात्रा जाएगी। मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, ये यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, ये यात्रा किसी के खिलाफ नहीं है, ये यात्रा करप्शन और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और मैं समझता हूँ इसमें सब वर्ग, सब धर्म, सब जाति के लोग जो बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं, जो बेहतर राजस्थान को बनाना चाहते हैं, वो सब हमारा सहयोग देंगे। और हमेशा जनप्रतिनिधि को जनता के बीच जाते रहना चाहिए और लोगों की आवाज़ सुनकर और फिर काम करना चाहिए। मेरी कोशिश रही है कि अपने पॉलिटिकल जीवन के अंदर हमेशा मैं लोगों से संपर्क बनाए रखूं। और ये क्योंकि आरपीसी का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र है, अजमेर हमेशा एक शिक्षा और एकेडमिक का केंद्र रहा है। और ये यात्रा यहाँ से निकलेगी, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस यात्रा से अंत में हासिल हम ये करना चाहते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था कायम हो। जो सिस्टम है, जो हमारा पूरा ढांचा है, उसमें जो कमियां हैं उसको हम ठीक कर सकें। और मैंने पहले भी कहा कई सभाओं में राजस्थान भर में कि छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी जिनको पकड़ा गया है, शायद ये सिलसिला वहाँ तक समाप्त नहीं हो, इसमें और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि सचमुच जो सरगना है, पहले कहा गया कि इसमें कोई अधिकारी, कोई नेता शामिल नहीं है, अब वो 18 जी जो मेंबर आरपीसी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। तो इसके तरह और कहाँ जुड़े हैं, एक बहुत गहरी तफ्तीश करने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में लोगों को विश्वास रहे कि इस प्रकार के प्रकरण दोबारा नहीं होंगे। और जिन नौजवानों के साथ ये प्रकरण हुआ, जहाँ पर पेपर लीक हुई, पेपर कैंसिल हुए, उन लोगों की हम बात सुनेंगे। आगे समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है, उनको कैसे हम मदद, सहायता, सहयोग कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर करप्शन। और मैंने बार बार कहा, वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो बजरी का हो, चाहे वो जमीन का हो, चाहे वो तरह तरह के घोटाले जिनका हमने आरोप लगाया था, उन आरोप पर लगाने के बाद आज तक कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाई। बात सच है, कोई कुछ भी कहे कि कानून कोर्ट कचहरी में फंस गया, ये फंस गया, वो फंस गया, लेकिन प्रभावी कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। उस मांग को लेकर मैंने अनशन किया जयपुर के अंदर, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी कथनी करनी में फर्क ना पड़े। हम विपक्ष में थे, आप सब साक्षी इस बात के, हम लोगों ने लगातार आरोप लगाए। आज भी हम कर्नाटक में चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हमने कर्नाटक की भाजपा की भ्रष्ट सरकार पर आरोप लगाए, लोगों ने आरोपों को स्वीकार किया, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान वहाँ पर हुआ कर्नाटक के अंदर। और राजस्थान में भी जब हम विपक्ष में थे, हमने लगातार कहा कि वसुंधरा जी की सरकार ने सरेआम भ्रष्टाचार हुआ है, इस
बात को मैंने, तमाम कांग्रेस नेताओं ने बढ़ चढ़कर बोला, लोगों ने हमारी बात पर यकीन किया और तब जाके कांग्रेस की जो मात्र 20-21 सीट रह गई थी वहाँ से इजाफा हुआ, हम लोग बहुमत में आए और 100 सीट से ज़्यादा हम लोग जीतकर सरकार में कायम हुए। लेकिन 4.5 साल विपक्षी दल भाजपा का आरोप है कि यदि जारौली को गिरफ्तार कर उनसे गहन पूछताछ की जाती तो कई चौंकाने वाले राज खुल सकते थे। विपक्षी दल भाजपा का मानना है कि, या यूं कहें आरोप है कि पेपर लीक गिरोह के तार कुछ मंत्रियों तक और कांग्रेस के बड़े नेताओं तक जुड़े हुए हैं। इसलिए सरकार के इशारे पर एसओजी ने जारौली को आज तक गिरफ्तार नहीं। लेकिन इसके पलट ये भी देखना होगा कि एसओजी पुलिस बेड़े का एक बहुत बड़ा विंग है और सरकार के अधीन है। यदि एसओजी किसी भी तरह से सरकार के दबाव में होती तो सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा, उनके ड्राइवर गोपाल सिंह और भांजे विजय को गिरफ्तार नहीं। अब बात करते हैं गोपाल सिंह और भांजा विजय तो बहुत छोटे हैं, लेकिन आरपीएससी के सदस्य का पद बहुत बड़ा होता है। फिर भी एसओजी ने उन पर हाथ डाला और गिरफ्तार कर लिया। कटारा इन दिनों अभी न्यायिक हिरासत में यानी जेल में है। भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर ही सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर तक की 5 दिवसीय जन संघर्ष पदयात्रा शुरू की। अजमेर में जिस स्थान पर यानी अशोक उद्यान के पास पदयात्रा शुरू करने से पहले पायलट की जनसभा हुई, उससे मैंने खुद जाकर देखा। रेला उमड़ा हुआ है। अजमेर के कांग्रेस के केवल 70% नेता पायलट समर्थक नजर आए और उनके बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगे हुए थे। इस सभा में राजस्थान भर से पायलट के समर्थक आए। सभा स्थल पर रेले को देखकर ऐसा लग गया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को अपनी नीतियों पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। और पायलट से सीधे बात भी करनी चाहिए ताकि अगले विधानसभा चुनाव में दोनों दिग्गज मिलकर चुनाव लड़े तो कांग्रेस की जीत हो सके। अन्यथा ये आशंकाएं बल खाती हैं कि अगर पायलट और गहलोत के बीच लड़ाई इसी तरह चलती रही तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। सरकारी तिजोरी का मुंह खोलकर जनता पर लुटा रहे हैं। लेकिन पिछले 40 साल के मेरे राजनीतिक पत्रकारिता के जो अनुभव है उसमें जो राजनीतिक विश्लेषण का जो मेरा अनुभव है
उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि चुनाव में से पहले आप कितना कुछ कर लें, किंतु चुनाव के समय पूरा राजनीतिक सिनेरियो बदल जाता है। सरकार रिपीट करने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत 2 माह महंगाई राहत शिविर चला रहे हैं। बेशक इन शिविरों में रोजाना हजारों लाखों लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं। किसी को गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलना शुरू हो गया है, किसी को बिजली के बिल में सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई है, यानी 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। किसी को क्या लाभ मिल रहा है, किसी को क्या लाभ मिल रहा है। लेकिन देखिए जनाब, ये जनता है। और इसका ताज़ा उदाहरण मैं इस बात से देता हूं कि मुख्यमंत्री की नाथद्वारा सभा में प्रधानमंत्री की नाथद्वारा सभा में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाषण देने खड़े हुए तो उपस्थित अपार जन समुदाय मोदी 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 के नारे लगाए। उस समय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा देखने लायक था। धन्यवाद मैम। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे महामहिम राज्यपाल परम श्रद्धेय कलराज मिश्र जी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव जी, सांसद भाई चंद्र प्रकाश जोशी जी, आपके लोकप्रिय यहाँ के। तो आप जो प्रधानमंत्री की सभा में जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे उस समय मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, आप उस वीडियो को भी देखिए। तो आपको यह कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि जनता क्या चाहती है। मुख्यमंत्री को हो सकता है उस समय बड़ा बुरा लगा, और जब जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही थी तो खुद प्रधानमंत्री ने हाथ का इशारा करके जनता को शांत रहने का आग्रह किया। लेकिन राजनीतिक सिनेरियो देखिए, 2013 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री यही अशोक गहलोत थे। जनता को खूब लुटाया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और अपनी सरकार को फिर से लाने के लिए उसी तरह के जतन कर रहे हैं जो 2013 के चुनाव से पहले किए थे। महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई के मुद्दे से केंद्र सरकार भी अछूती नहीं है तो राजस्थान की सरकार भी अछूती नहीं है। ये जनहित का मुद्दा हो सकता है, जनता से जुड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन जनता के मन को पढ़ना और जनता के मन को भापना ये बड़ा टेढ़ा काम है। और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री जन भावनाओं को अभी तक पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो पत्रकारिता के राजनीति के अनुभव के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक का अनुभव होने के आधार पर यह बात पुख्ता तौर पर मैं कह सकता हूं
कि चुनाव में ताज़ा तरीन मुद्दे ही हावी होते हैं। राजस्थान ने हिंसा की अनेक पीड़ाएं भोगी है। राजस्थान में अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। अब देखिए, एक चीज तय मानिए कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो उस पे असफलता का तमगा स्वाभाविक रूप से रहता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो अपराध नहीं होते थे। अपराध तो तब भी होते थे और अपराध अब भी होते। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं तब भी होती थी और अब भी होती। घटनाएं कोई बताकर तो होती नहीं, या अपराध करने वाला बताकर तो जाता नहीं है ताकि उसको पहले पुलिस रोक ले। तो सरकार पर कानून व्यवस्था में फेल होने और भ्रष्टाचार पनपने के आरोप लगाना स्वाभाविक और लाजमी है। लेकिन हर सरकार का ये दायित्व है कि वो इन पर लगाम लगाए। कुछ घटनाओं ने तो राजस्थान को हिलाकर रख दिया था। भ्रष्टाचारी भाजपा के राज में भी पकड़े जाते थे, कांग्रेस के राज में भी पकड़े जाते थे। पैसे खाने वाला रिश्वत को बताकर तो पैसे खाता नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में वो पकड़ में आ जाता है। तो बात भ्रष्टाचार और ईमानदारी की तो है ही, और इस मुद्दे को सचिन पायलट ने प्रमुखता से उठाया, या यूं कहें भ्रष्टाचार का झंडा उठाकर सचिन पायलट पद यात्रा पर निकले हैं। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाथ द्वारा सभा, आबू रोड की सभा, मुख्यमंत्री के धौलपुर में दिए गए सार्वजनिक बयान, पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पायलट के आरोप, पायलट की पद यात्रा, विधायकों की खरीद फरोख्त का, ये सभी ऐसे मामले हैं जो कांग्रेस सरकार को कमजोर करने के लिए काफी है। यदि विधायक खरीदे और बेचे गए तो ये बात संगठन स्तर पर निपटी जानी चाहिए। चलिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। अगले मुद्दों में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। हम किसी दल विशेष की बात नहीं करते, ना करेंगे, लेकिन जो हकीकत है उसे आपके सामने रखते रहेंगे। यह हमारा आपसे वादा है। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा बताइए। यदि कोई कमी रहती है तो हम उसमें अवश्य सुधार करेंगे, आपकी भावनाओं के अनुरूप एपिसोड बनाएंगे। नमस्कार।